और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें ओमकार के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक और सामान्य सांस अंदर भरें और धीरे धीरे खाली करें। और जब भी अच्छा लगता है हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आप सभी को अब सभी का इस इंट्रो सेशन में स्वागत है। तो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो अभी हम जो लोग भी नए लोग आते हैं उनके लिए थोड़ा इंट्रो करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम देखते हैं कि होलिस्टिक कुकिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए इसको, इसमें है ना इसे, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो हम अभी काफी लोग जो है आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े ही हैं, है ना। तो फिर आज मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने भी पहले आर्ट ऑफ लिविंग का ये जो हैप्पीनेस कोर्स होता है, बेसिक कोर्स, वो मैंने किया था और फिर बाद में उसके ये किया। तो इस कोर्स में जो भी कुछ बताया जाता है, फिर उसको हम जब अप्लाई करते हैं तो जो भी उसका परिणाम आता है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव लेकर आता है। जैसे हम आप सभी ने सुदर्शन क्रिया किया होगा, है ना। तो आपने देखा है कि उसमें सुदर्शन क्रिया हमारे लिए क्या इफेक्ट करता है। उसी तरह ये जो होलिस्टिक कुकिंग है वो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है। उसमें जो भी हम सीखते हैं उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो, है ना। तो जो ये उसमें जो मेडिटेशन वगैरह होता है ना, तो उससे जो अपना इस होलिस्टिक कुकिंग में जो भी कुछ हम सीख कर अप्लाई करते हैं ना, तो उससे हमारे शरीर का लेवल ही चेंज हो जाता है ना। क्यों? ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना। तो देखो, आप में से जो कुछ भी कुकिंग भी नहीं करते हैं ना, बहुत सारे लोग कुकिंग भी नहीं करते लेकिन खाते तो सभी हैं, है ना। तो ये कोर्स जो है वो कुकिंग के रेसिपी से ज्यादा उसका फोकस है कि हमें क्या खाना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, और उसको हमारे ऊपर जो भी हम खाते हैं उसका हमारे ऊपर कैसा
असर करता है, वो कैसा असर करता है ना? जैसे हम लोगों से मिलते हैं ना, हर व्यक्ति की अपनी 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 अलग पर्सनालिटी होती है, तो किसी के साथ हम जल्दी मिक्स हो जाते हैं और किसी के साथ हम जल्दी से मिक्स नहीं हो पाते हैं, है ना? टाइम लगता है किसी के साथ मिलने में। और फिर कभी-कभी जब हम साथ में टाइम स्पेंड भी करते हैं, तो फिर हम कभी-कभी अपना भी खुद का भी नुकसान कर लेते हैं, है ना? तो ऐसा भी होता है, तो इसी प्रकार से खाने के साथ भी ऐसा ही होता है। तो तरह-तरह के भोजन जो है वो उनकी भी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हमें ये समझना है कि हमारा नेचर कैसा है और जो भी हम खा रहे हैं, उसका नेचर कैसा है और हम साथ में मिक्स कर के भी खाते हैं ना, तो 2 जो सामग्री होती है उनका नेचर आपस में मिलता नहीं है ना? मैच नहीं होता है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। यदि हम उसे अलग-अलग खाते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, मतलब उसके बेनिफिट हमें मिलते हैं, लेकिन यदि हम उनको मिलाकर खाएँ तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है ना? तो इसके अलावा उसे हम पकाते भी हैं और मन के भाव, है ना? फिर खाना पकाने के ऊपर भी है कि हम किस बर्तन में खाना पकाएँ, है ना? फिर कौन खाना बना रहा है, फिर किस मन से खाना बना रहा है ना? तो उसका भी एक लेवल पर हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर असर होता है। तो हमारे मन के भाव का भी असर होता है ना? तो अब जैसे हमारा मन अ, बनता जाएगा वैसे ही जिस तरह से हम खाना खाते हैं, तो उसी तरह से फिर हमारा मन भी बनते जाता है ना? फिर उसी तरह से विचार भी आने लगते हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है ना? तो हम ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि हमारे मन में कब कौन-सा विचार आएगा, है ना? ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट भी है ना? कि जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, इसी से हम अपने लाइफ का जो है वो डिसीजन भी लेते जा रहे हैं ना। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, है ना? तो इतने सालों में मैंने बहुत ढूँढा, तो मुझे एक ट्रिक समझ में आई कि भई खाने पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है ना? क्यों? क्योंकि खाने पे ध्यान देते ही हम थोड़ा-सा ये रेगुलेट कर सकते हैं कि मन पे किसी तरह के विचार, यदि हम कुछ गलत खाएँ या हमारे प्रकृति के विरुद्ध खाएँ, तो वो हमारे ऊपर कैसा विचार डालेंगे या हमारे मन में कैसा विचार आएगा, है ना? है ना इंटरेस्टिंग बात ये? तो इसलिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है ना? इसमें हम ये चीज़ें सब शेयर करते हैं। तो हाँ, अपना जो ये शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हम सबने सुना है ना, अग्नि, जल, आकाश, वायु। तो फिर उसी हिसाब से हम इन पंच महाभूतों से ये ब्रह्मांड भी बना हुआ है? और जो हम भोजन लेते हैं वो भी उसी से बना हुआ है ना? क्योंकि ये ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है। तो जो हम लेते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं तो क्या हम बोर हो जाते हैं? खा भी नहीं सकते रोज़-रोज़। तो क्या होगा, हमारे जो एलिमेंट भी हैं वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाते हैं उसी-उसी को खा-खा कर। तो तो जब ये शुरू से ही हमारी ये जो 3 पंच महाभूत हैं, उनसे 3 तरह की जो प्रकृति बनती है, वात, पित्त, कफ, ये हमारे अंदर जन्म से ही हमारे रहते हैं। और ये अलग-अलग व्यक्तियों में इनका कॉम्बिनेशन भी अलग-अलग होता है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है, हम है ना, वो हमारा जो नेचर है, उस नेचर में वह रहता है। तो बैलेंस में रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं। और जहाँ भी उसमें चेंज आए, तो कोई चीज़ बढ़ गई है, कोई चीज़ कम हो गई है ना? तो वहाँ पर उस हिसाब से भी अलग-अलग बीमारियाँ होने लगती हैं। तो जैसे इस कोर्स में हम वात, पित्त, कफ के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं कि यदि वात क्या है, उसके गुण धर्म क्या है, उसके कार्य क्या है, यदि हमारे वात
इनबैलेंस में हो गए हैं, तो उस व्यक्ति का बिहेवियर किस तरह से हो जाता है, और जब वो बैलेंस में होता है तो उसका बिहेवियर जो है वह कैसा होता है ना? तो यहाँ पर इमोशन की भी हम बात करते हैं। तो हमारे मन में जैसे-जैसे इमोशन होते हैं, उसी तरह की हमें मन में विचार भी आते हैं। फिर वो जो तनाव है वो हमारे अंदर कुछ न कुछ बीमारी लेकर आती है धीरे-धीरे। तो अगर हम हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन है ना? तो वो हमारे अंदर हम नेगेटिव विचार ही आते जाएँगे। तो ये रिसर्च से भी ऐसा पता चलता है ना? फिर हम इसमें स्वाद के बारे में जानते हैं, जो कि आयुर्वेद में 6 तरह के जो स्वाद बोले हैं, उन स्वाद से भी हमारे वात-पित्त, कफ बैलेंस और इम्बैलेंस हो सकते हैं, यदि हम किसी चीज़ को गलत खाते हैं। सॉरी, ग या हम ज़्यादा खाते हैं, है ना? और फिर हम किस बर्तन में खाना बनाएँ, है ना? ये भी हम सीखते हैं। फिर छोटी-मोटी बीमारियों से हम कैसे अपने आप का बचाव करें, तो उसके लिए हम एल्कलाइन वाटर बनाना सीखते हैं, क्योंकि आज के समय में ये जो माइग्रेन है, एसिडिटी है ना? ये सब से हम इफ़ेक्ट होते ही रहते हैं। तो अलग-अलग इंग्रीडिएंट को मिलाकर हम किस तरह से एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। फिर वायरल जो अभी समय चल रहा है ना, उस वायरल से भी हम अपने आप को कैसे दूर रखें? किन-किन मसालों को यूज़ करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर एक सुंदर सा टॉपिक है रिकवरी, डाइट ऑफ रिकवरी का, है ना? तो डाइट फॉर रिकवरी का, तो उसमें जो भी इफ़ेक्ट अगर हम हो जाते हैं, तो उन से हम कैसे डाइट को फ़ॉलो करके हम अपने आप उससे दूर हो सकते हैं, है ना? अपने आप को बचा सकते हैं डाइट लेकर। तो इस तरह से इस कोर्स में हम ये सब सीखते हैं। फिर इन कोर्स में हम बहुत सारी रेसिपी भी सीखते हैं, है ना? रेसिपी के साथ-साथ बहुत नॉलेज भी है। तो ये जो इस कोर्स में हम जो भी कुछ रेसिपी सीखते हैं, वो हमारे जो ये 3 तरह के दोष होते हैं, उन्हें बैलेंस करके रखने में सहायक होते हैं। और जो भी हम सीखते हैं, वो हमारे मन को ऊर्जा देती है, शांत रखती है ना? अपने शरीर में अ, नई चेतना लाती है ना? इस तरह का कोर्स हम इसमें सीखते हैं। फिर फ़ॉलो-अप वगैरह भी इसके होते रहते हैं। जब आप कोर्स करते हो, ग्रुप में होते हो, तो आपको फ़ॉलो-अप का भी मैसेज आते रहता है। तो हमारे को अंदर हमारे में जो भी कुछ हमें डाउट है या फिर कुछ हमें पूछना है या और भी कुछ नई रेसिपी जानना है, तो वो भी इस कोर्स में हम हेल्दी तरीके से किस तरह से बनाते हैं, ये हम जान सकते हैं, है ना? तो ये बड़ा ही सुंदर सा अनुभव हमारे लिए है, और ये हमारा जो कोर्स है वो 3 दिनों का होता है। तो 11, 12 और 13 फरवरी को यह होने वाला है। तो और 2-2 घंटे का है, 3 बैच में है, 2 बैच में है। एक तो 3 से 5 है और 7 से 9 है ना? और इसकी जो डोनेशन राशि है वो ₹1200 है। तो ये जो हम डोनेशन राशि देते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि अरे इतना पैसा क्यों? पर ये जो पैसा होता है वो एक सेवा में ही जाता है। तो उस सेवा हमारे पैसे तो सेवा में भी गए, और फिर हमें उससे ज्ञान भी मिला, है ना? तो ये हम अपने फैमिली में, फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, ताकि वे लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं, है ना? और उसका लाभ ले सकते हैं। तो अभी तो हमें घर ऑनलाइन ही है, तो घर में बैठे-बैठे ही कर सकते हैं ना, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है? तो आप ये ज़रूर करें, और करके ही अनुभव आएगा आपको। जब तक आप करोगे नहीं या कोई बार-बार आपको बोलेगा, तो वो अनुभव नहीं आएगा। जब आप करोगे, तो वो आप जब उस चीज़ों को अप्लाई करोगे, तो वो अनुभव आपके अंदर आएगा। ठीक है? तो एक बार आप इस कोर्स को ज़रूर ही अपने लाइफ़ में अप्लाई करिए और जॉइन करिए। ठीक है? क्योंकि ये 2 बैच में है ना, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एक ही बैच होता है, तो कभी करना चाहते हैं और कभी हमारा टाइम हो गया या कुछ बिज़ी हो गए
ये कुछ समय उस समय काम आ गया तो हम उस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ना। तो ये 2 बैच है तो हम एक बैच में यदि ज्वाइन करा नहीं हो पाया तो हम दूसरे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ा फायदा है इससे, है ना। तो आज हम जानते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला क्या है? नाम तो हम सबने सुना ही है। तो एक 2-3 नहीं कई बीमारियों का बीमारियों में लाभदायक है ये। और यही एक कारण है कि हर घर में ये मौजूद रहता ही है, हर सब घर में हमको देखने को मिल ही जाता है। यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कहीं न कहीं त्रिफला हमें लाभ करता ही है। अ, तो आयुर्वेद की दृष्टि से थोड़ा समझने की कोशिश हम करते हैं। तो त्रिफला यानी 3 फलों से यह बना हुआ है। तो एक मतलब 3 फलों को मिलाकर यह एक योग बना हुआ है। इसमें जो 3 फल हैं वो है आंवला, बहेरा और हड़र। तो आयुर्वेद में इसको अमलकी हरितकी के नाम से भी जाना जाता है। और ये 3 फल अपने आप में अमृत तुल्य हैं। ऐसा ना आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये जो तीनों फल हैं, आंवला तो आप जानते ही हैं, है ना? आंवला है, हरड़, बहेर, ये तीनों अमृत तुल्य हैं हमारे लिए। फिर इसमें इतने सारे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं, अगर हम देखें तो गुणों की इनके अंदर भरमार है ना? बहुत से गुण इसमें हैं। फिर इनके अंदर दीपन पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी यह बहुत ही कारगर सिद्ध होती है ना? जिनको भी डाइजेशन नहीं होता या कब्ज की शिकायत होती है उनको ये जरूर लेना चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त यह रसायन का भी काम करती है, यानी टॉनिक का भी यह काम करती है। तो हमारे शरीर में लड़ने की भी शक्ति को ये बढ़ाता है, इम्यूनिटी को भी यह बढ़ाता है। फिर आँखों के लिए भी त्रिफला बहुत ही अच्छा है ना? आँखों उनको पानी में त्रिफला पाउडर को यदि हम पानी में भिंगा दें और उस पानी से हम अपने आँखों में छींटे मारकर आँखों में ऐसे छींटे लगाएं, वो भी बहुत अच्छा है। या फिर वो आइस कैप जो आता है ना, उसमें भी भर के हम अपने आँखों को उसमें खोलकर उस त्रिफला पानी से धो सकते हैं, है ना? तो आँखों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। फिर त्रिफला जो है वह ब्लड भी बनाती है और खून को साफ भी करता है, ब्लड को प्यूरिफायर भी करता है यह त्रिफला। तो त्रिफला एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है ना? जो कि हमारे फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। तो वात पित्त कफ पर इसका क्या असर होता है त्रिफला का? और हमारे जो 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, है ना? अस्थि, शुक्र, तो ये सब पर इसका क्या असर होता है? फिर हमारे बॉडी ऑर्गन पर भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। किन-किन रोगों में हम इनका जो सेवन है वह कर सकते हैं। फिर किन रोगों में और फिर इसका सेवन कब ना करें, ये भी हम देखते हैं, है ना? कितनी मात्रा में कब-कब हम इनका प्रयोग करें, ना? ये भी बड़ा अच्छा सा वो है, टॉपिक है। तो पित्त, वात, कफ, है ना? तीनों पर इसका असर अच्छा है ना? तो हमें यह त्रिफला जो है वह ज़रूर लेना चाहिए। तो इसमें त्रिफला को आयुर्वेद में कई तरह से हम बनाना अलग-अलग मत है। आयुर्वेद में त्रिफला बनाने का अलग-अलग मत है। हम संभाग मात्रा की भी बात करते, कहीं-कहीं पर कहते हैं कि आंवला, हरा, बहेरा तीनों को एक समान मात्रा में लेना चाहिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हरड़, बहेड़ा और आंवला, तो हरड़ को हमें 1 भाग लेना है, बहेड़ा को हमको 2 भाग लेना है और आंवला को 3 भाग लेना है। यानी कि हम जैसे मान लो हरड़ को हमने 100 ग्राम लिया, तो बहेड़ा को हम 200 ग्राम लेंगे और आंवले को 300 ग्राम लेंगे।
है ना। तो इनसे जो बनेगा उसकी फायदे के बारे में अभी हम बात करते हैं, है ना। तो ये बड़ा ही अमृत तुल्य होता है हमारे लिए। तो वात पित्त कफ पर इसका असर देखें तो यह वात पित्त कफ तीनों का समन करता है ना। अर्थात कफ के जो रोग हैं या फिर पित्त के जो रोग हैं ना, कफ से या फिर पित्त से हमारे अंदर जो भी रोग होते हैं उनका ये समन करता है, उनको खत्म करता है। और जो वायु है अर्थात हवा है, उसका वह अनुलोमन करता है, यानी वो हवा को बाहर निकालता है, फिर उसको शरीर से वह बाहर करता है। हमारे शरीर में वायु अलग अलग तरह के काम करती है, आपने सुना ही होगा, है ना। तो पहली वायु क्या है हमारे अंदर, तो वो होती है प्राणवायु, है ना। तो प्राणवायु से हम श्वास लेते हैं, है ना। प्राणवायु का नाम हम सब सुने ही हैं, क्योंकि हम होलिस्टिक कुकिंग में का इंट्रो में हम आते ही हैं, तो हम वहां पर सुनते ही हैं, है ना। तो हम जो श्वास लेते हैं वो प्राणवायु है। फिर उदान वायु, है ना। उदान वायु क्या है, उससे हम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, है? फिर तीसरा है व्यान व्यान वायु, तो ये आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करती है। फिर समान वायु, जो आपके खाने को हजम करती है ना। खाने के अंदर जो भी हमने खाया उसके अंदर जो जरूरी चीजें हैं वो हमारे शरीर के हर अंग को वो पहुंचाती है, और जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल है उसको वह मल मूत्र के द्वारा बाहर करती है ना। तो ये समान वायु का काम है। फिर आखिरी वायु है अपान वायु, है ना। तो ये मल मूत्र इन सब को बाहर निकालने का काम करती है ना। तो प्राण वायु है, वायु 5 प्रकार के होते हैं ना। वायु प्राण वायु है, व्यान वायु है, सॉरी उदान वायु है, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु, है ना। तो ये जो 5 तरह के वायु जब बिगड़ जाते हैं या ऊपर नीचे होने लगते हैं, तो हम तो यदि उनको फिर से हम अपनी जगह पर लाना है, उनको फिर से हमें ठीक करना है, तो ऐसे में हमें त्रिफला जरूर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि त्रिफला जो है वो वात पित्त कफ तीनों पर असर करता है ना। और वात का यह अनुलोमन करता है, वात को शरीर से बाहर निकालता है। तो पृथ्वी जो ये जो त्रिफला जो है वह पृथ्वी व जल महाभूत को डाउन करता है और अग्नि व वायु को बढ़ाता है। तो इसके कारण किन किन बीमारियों में यह लाभदायक है, तो वो हम अभी जानते हैं। तो त्रिफला नाम जैसे याद आता है तो वो है आंखों पे, पहला नाम आते ही समझ में आता है कि आंखों पे इसका बहुत ही अच्छा असर होता है आंखों के लिए। अभी जैसे बनाया ही है कि त्रिफला को पानी में रात को भिंगा सकते हैं, और जो ऊपर उसको छान ले या फिर ऊपर ऊपर के पानी से हम अपने आंखों में छींटा लगाएं, या फिर वो जो आई कैप आता है उसमें भी भरकर हम आंखों को उसमें खोलकर कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा है आंखों के लिए त्रिफला। फिर मोटापा व शुगर को भी यह कम करता है, यदि हमारे अंदर चर्बी ज्यादा है, मेद ज्यादा है, तो उसको भी यह कम करता है। फिर त्वचा के रोग पर भी इसका असर होता है, चर्म रोग में भी यह लाभ करता है। तो इसका असर जो है वह अलग अलग तरह से अलग अलग होता है। यदि रात को आपको त्रिफला खाएंगे तो वो हम दूध या गर्म पानी के साथ हमें लेना चाहिए, है ना। यदि हम रात को खा रहे हैं तो वह रेचक का काम करता है ना। त्रिफला भी खाने का अलग अलग टाइम भी है। तो यदि हम रात को त्रिफला खाते हैं गर्म पानी और दूध के साथ, तो वो रेचक का काम करता है ना। रेचक यानी पेट के मतलब पेट को साफ करने वाला, शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला, है ना। तो वो त्रिफला रात में हम दूध या गर्म पानी से ले सकते हैं 1 चम्मच, है ना। और यदि दिन में त्रिफला खाया तो यह पोषक का काम करता है हमारे लिए। तो एक शब्द है ना जैसे रेचक, और एक शब्द है पोषक। तो शरीर को जो चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो जैसे विटामिन ए है, डी है, के है, या फिर माइक्रो न्यूट्रिशियन है, न्यूट्रियन है,
फिर आयरन है, कैल्शियम है ना? ये चाहिए तो शरीर को पोषकता मिलती है ना? तो हमें इसे सुबह में खाना है ना? रात में खाने से रेचक होता है, पेट साफ करने के लिए जितनी भी पेट की समस्या होती है, उसके लिए हम रात को खाएँ गर्म पानी के साथ या दूध के साथ में। यदि हमें विटामिन्स, पोषक तत्वों के बारे में के लिए लेना है तो उसे हमें दिन में खाना चाहिए। तो दिन में कैसे खाना है वो अभी हम आगे देखते हैं ना। तो उसको सुबह में खाना है और शरीर की कब्जियत ठीक करने के लिए रात को खाना है ना। तो दोनों तरह के त्रिफला को दोनों तरह से त्रिफला लेने में हमें एक ही त्रिफला है लेकिन अलग-अलग समय पर हम लेते हैं, अलग-अलग चीज़ के साथ लेते हैं तो उसका फ़ायदा जो है वो हमें अलग-अलग मिलता है ना? तो हम जो स्वस्थ हैं तो सुबह ही त्रिफला खाएँ। यदि हम स्वस्थ हैं, यदि हमारे पेट भी कोई गड़बड़ नहीं है या कुछ भी नहीं है, हमको त्रिफला खाना है, अच्छा टॉनिक के रूप में खाना है और अपने आप को और अच्छा रखने के लिए खाना है, अपने शरीर को पोषकता देने पोषक पदार्थ जो हमें मिले, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, डी तो इस तरह से यदि हमें लेना है तो हमें उसे सुबह में खाना है ना? और यदि कुछ बीमारियों के लिए खाना है तो उसे हम रात में खाते हैं, है ना? तो मात्रा का फिर हमें ध्यान रखना है उसमें। तो ये जो है वो वात, पित्त, कफ की एक अच्छी दवा है और ये च्यवनप्राश से भी बहुत अच्छा है ना? लाख गुना अच्छी है ना? च्यवनप्राश तो इतनी महँगी भी आती है पर ये जो त्रिफला है वो बहुत ही सस्ते में और अच्छा बन जाता है। और इसे हम यदि घर में बना लें तो और भी बेहतर है ना? तो जिनको भी मोटापा है या फिर मेद बढ़ा हुआ है यानी या फिर कफ बढ़ा हुआ है, तो वो त्रिफला खाएँ, लेकिन वे रात को नहीं खाएँ, सुबेरे खाएँ, है ना? सुबह उनको खाना चाहिए। आप न यदि आप त्रिफला नहीं खा सकते हैं, तो हम आँवला खा सकते हैं ना, उसकी जगह 1 चम्मच आँवला भी हम खा सकते हैं। जैसे ही आँवला खाया तो मान लो आँवला खाते हैं तो यदि हम कच्चा आँवला खा रहे हैं, तो 3 से 4 1 दिन में हमारे लिए काफ़ी है। यदि हम पाउडर खाते हैं, तो 1 चम्मच काफ़ी है ना? तो कुछ ही दिन में हम यदि मोटे हैं तो स्लिम ट्रिम हो सकते हैं, है ना? क्योंकि आँवला हमें पोषक सब बहुत सारी चीज़ें देता है, विटामिन सी है, ए है, आयरन है ना, कैल्शियम है, इतनी सारी चीज़ें उनसे हमें मिलती हैं। फिर आँवले के बारे में आज के वैज्ञानिक जो कह रहे हैं ना, कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छा यह फल है एंटीऑक्सीडेंटल, है ना? कोई फल है तो वह क्या है? आँवला ही है ना? तो आँवला तो वह क्या है आँवला जो हमारे शरीर के जो सॉरी हमारे जो ऑक्सीडेंट हैं वो मान लो शरीर में जो ऑक्सीडेशन के को कम करता है और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता रहता है ना तो ऑक्सीडेशन के उम्र जो है वह कम होती है और शरीर के अंग का क्षय भी करता है। तो यदि हमें उम्र को बढ़ानी है और शरीर का क्षय रोकना है, तो हमें आँवला मतलब हमारे लिए आँवला से अच्छा कोई फल नहीं है। तो हमें दैनिक जीवन में इस आँवले को ज़रूर उपयोग करना चाहिए, ऐसा वाग्भट ऋषि कहते हैं। जब त्रिफला खाएँ तो आँवले के बारे में वे कुछ भी नहीं कहते हैं। कहते हैं कि साल भर हम अ, यदि आँवला खाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम त्रिफला खा रहे हैं, क्या कहते हैं वाग्भट ऋषि? कि यदि हम आँवला खाएँ साल 2 साल लगातार खाएँ, तो कोई उम, नुकसान नहीं है। यदि हम त्रिफला खा रहे हैं, तो यदि हम साल 2 साल लगातार त्रिफला खाएँ तो वो नुकसानदायक है ना? तो इसको इसके लिए हमें क्या करना है? थोड़े दिन त्रिफला खाएँ, 90 दिन 3 महीने तक हम त्रिफला खाएँ, फिर 15-20 दिन, महीने भर, 30 दिन तक हम इसे छोड़ देना चाहिए, है ना? तो जैसे हम अभी त्रिफला खाया 3 महीने, फिर 1 महीना बीच में गैप कर दो। क्यों करना है गैप? ऐसा वो कहते हैं कि छोड़ना ज़रूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को फिर उसकी
आदत लग जाती है ना? फिर जब हम आदत लग जाती है और हम रोज-रोज खाएँगे, यदि हमने छोड़ा नहीं तो आपको उसके हमको दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं, है ना? तो लगातार खाया तो बीच-बीच में हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कमज़ोरी हो रही है, छोड़कर खाना बहुत अच्छा है ना? तो ऐसा हम ज़रूर करें। फिर जिनको वज़न कम करना है, उनको भी उनके लिए भी आँवले का चूर्ण बहुत अच्छा है। तो त्रिफला को एक जैसे हमें सुबह में खाना है तो 1 चम्मच गुड़ या फिर हम शहद के साथ ले सकते हैं। हुँ, ऐसा हम सुबह में कर सकते हैं और वो उसको हमें स नाश्ते से भी पहले खाना है। और जिनको रेचक के रूप में लेना है त्रिफला को, उनको पेट साफ करने के लिए, आंतों को साफ करने के लिए, तो 1 छोटी चम्मच आँवला को रात को गरम खाना खाने के बाद में को गरम पानी या दूध के साथ हम ले सकते हैं, है ना? और 1 ही बार खाना है, 2 बार नहीं खाना है ना? फिर डायबिटीज़ के रोगी भी इसे खा सकते हैं, है ना? क्योंकि वात को यह कम करेगा। फिर जैसे और भी है तो देखें तो बवासीर है या भगंदर है ना? ऐसे लोगों को यदि अपनी बीमारी ठीक करना है, तो उनको रात को खाना चाहिए, है ना? मतलब जो भी पेट से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, उनके लिए हमें रात को खाना है और यदि हम टॉनिक के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसे सुबह में नाश्ता करने से भी हम पहले इसे गुड़ या शहद के साथ मिक्स कर कर खा सकते हैं। तो इतने काम की दवा है त्रिफला हमारे लिए, तो हम ज़रूर उपयोग करें और बीच में ज़रूर छोड़ दें, फिर उपयोग करें, है ना? तो ऐसा अद्भुत है त्रिफला हमारे लिए। तो और अभी किसी के कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं। हम सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? तो हम बातें कर लें, है ना? क्योंकि आपस में बात करें तो अच्छा लगता है। अरे वाह! आज रीना जी आए हैं। रीना जी कुछ बोलेंगे आप? तो किसी को कुछ पूछना है तो हम पूछ सकते हैं। वे आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। तो किसी के कुछ सवाल हो तो हम पूछ सकते हैं। आपकी आवाज़ चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए।